मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों पर आपकी जो परेशानी है या जो आपके अशुभ योग हैं या शुभ योग हैं, उनका मार्गदर्शन आपकी कुंडली से, वास्तविक कुंडली से मार्गदर्शन करता हूं। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मैं हमेशा बताता हूं कि आप मेरे वीडियो में कमेंट्स जो देंगे वो मेरे ज्ञान वृद्धि में सहायक होंगे। और मैं देखता हूं, मैंने अभी पीछे सी एक जातक ने मुझे 2 बार कमेंट्स में लिख करके कहा कि गुरुजी मैं परेशान हूं। उनका मैंने वीडियो बनाया, फिर भी वो 1-2 शब्द भी उसमें नहीं लिखे। थोड़ा सा हमारे अंदर भी वो आ जाता है कि देखो मैं इतनी मेहनत करके आपका मार्गदर्शन करता हूं, आपको जैसा लगता है वैसा लिख दीजिए। मैं कब बोलता हूं कि आप अच्छा लिखिए, आपके भी कुछ समझ हो सकती है, लिख दीजिए। आपका कुछ भी कमेंट्स बॉक्स में लिखना मेरे ज्ञान की वृद्धि करेगा। जैसा मैं बताया कि मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करता हूं। आज कुंडली में हम एक कन्या लगन की कुंडली में आपका मार्गदर्शन करेंगे, जिसमें 2 बहुत ही शुभ योग हैं, ऐसे ज्योतिष में माने जाते हैं। दर्शकों, YouTube पर मेरे बहुत ही साथी, मैं भी उन योगों की ताता बांध देते हैं कि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन उन शुभ योगों के साथ साथ कुछ अशुभ योग, कुयोग भी तो होते हैं। तो वो शुभ दोष एक लिमिट तक बंद करके रह जाते हैं। फायदा तो उनका मिलता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि हम सोचते हैं। विचार करते हैं उस कुंडली में क्या योग है। एक है नृप योग। किसी भी कुंडली में हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि 3 या उससे अधिक ग्रह उच्च के हों तो ऐसा नृप योग गया है। तो नृप योग का मतलब है राजा योग, उसको धन मान सम्मान सब कुछ मिल जाता है। दूसरा एक योग है पारिजात योग। पारिजात योग, लगन का स्वामी जिस राशि में है और उस राशि का स्वामी स्वराशि में हो या उच्च का योग हो तो पारिजात योग बनता है। पारिजात योग में तरक्की धीरे धीरे होती है, लगभग मध्य आयु में उसको सभी प्रकार के राजाओं जैसे सुख मिल जाता है। 2 योग इस कुंडली में हैं, तो पारिजात योग इसमें अपने आप में सफल योग कुछ हद तक है। तो परेशानियां तो उनमें भी आती हैं, क्योंकि ग्रह का पीड़ित होना, अशुभ स्थान का होना, कार्य ग्रह का नहीं होना, तो वो अशुभ योगों की जो शुभता है उसमें कमी ला देता है। विचार करेंगे ऐसे योग के, और अंत में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल भी देकर के अब कैसे होता है। दर्शकों, ये कुंडली है, 12 भाव कुंडली के हैं। ये लगन लग्नेश का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता सुख, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का और दैनिक व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु का और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है, दसम भाव शीर्ष केंद्र है, आपको सम्मान दिलाने वाला है, पिता के सुख का, एकादश भाव सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति का भाव है, धन का भाव है, वैभव का भाव है, बड़े भाई का भाव है, आमदनी का भाव है, द्वादश भाव दंड का, पितृदोष का भाव और खर्च का भाव है, सहवास सुख का भाव है। ये नोट पर सब आना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे संबंधित कुंडली में नृप योग, 3 या अधिक ग्रह उच्च राशि में हो। तो शास्त्रों का मत है कि भाई हमारे 7 ग्रह होते हैं, उनमें से 3 या 3 से अधिक ग्रह कहीं पर भी हो, उच्च राशि में होने चाहिए। तो वह नृप राजा के समान धन वैभव वाला सम्मान प्रिय होता है। अब संबंधित कुंडली में देखते हैं अथवा योग भंग कैसे होता है, क्योंकि हमारे और भी शर्तें हैं, शुभ के साथ अशुभता भी साथ में है। दूसरा योग है पारिजात योग। लग्नेश जिस राशि में है, जिस राशि में लग्नेश है उस राशि का स्वामी अगर स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, पारिजात योग होता है। उसमें तरक्की धीरे धीरे होती है, मध्यम आयु के बाद
फिर भी उसको धन मान सम्मान सब मिल जाता है और अच्छी तरह से वेल सेटल्ड हो जाता है। ये योग है जो किसी भी कुंडली में हो सकता है, संबंधित कुंडली में भी है, लेकिन पाप प्रभाव के आधार पर और शुभ स्थिति में ना होने से उनका सिर्फ निम्न स्तर पर ही रह जाता है। मतलब प्रभाव तो मिलता है, लेकिन जैसी व्याख्या हमारे शास्त्रों में, हमारे कर्णधारों ने बताई, जो शास्त्रों ने बताई, उतना नहीं मिलता। अब विचार करते हैं क्या है, और इन योगों के ऊपर भी व्याख्या मैंने आप बता दी, कैसे बनते वो भी बताएंगे। आज का विषय है नृप योग और पारिजात योग। मैंने बता दिया आपको नृप योग कैसे बनता है, पारिजात योग बनता है, फिर आपको अनुभव में कुंडली में बताएंगे कैसे बनता है और क्या प्रभाव है। कैसे बनता है वो भी मैंने बता दिया, क्या प्रभाव है ये बता दिया। जातक का जन्म कन्या जातक है, हमेशा हमारे मुंह पर जातक ही आता है, जाति का कहना चाहिए, आप समझ जाएंगे। 25/4/2003 कृष्ण पक्ष 10 धनिष्ठा चरण 2 शुक्रवार को हुआ। कृष्ण पक्ष 10 लाइट घटती चली जाती है, चंद्रमा कमजोर होता चला जाता है। जन्म के समय पर वृषभ लगन हुआ, 17 डिग्री बलवान है। वहीं पर राहु 7 डिग्री लेकर के है, शनि 1 डिग्री 31 मिनट लेकर के बलवान है, और कर्क राशि में गुरु उच्च राशि में 14 डिग्री लेकर के बलवान है। तो यह ग्रहों की ऐसी स्थिति आपकी रही। सप्तम भाव में केतु 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में मंगल उच्च राशि में है, द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है, और चंद्रमा 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। शुक्र उच्च राशि में है, 10 डिग्री विराजमान है, और बुध सूर्य उच्च राशि में 10 डिग्री 34 मिनट और बुध 26 डिग्री 33 मिनट है। यह ग्रहों की स्थिति रही, अंशों के आधार पर रही। ग्रहों के अंशों में सम और विषम में अंशों के आधार पर प्रभाव मिलता है। वो एक थोड़ा सा हम हर आदमी को नहीं समझेगा, ज्योतिष भी समझते, सम विषम के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। आप साधारण भाषा में समझिए कि अंशों के आधार पर बनता। लगन के उदित अंश वृषभ राशि में 17 डिग्री 50 अंश है, 14 डिग्री 50 अंश पर गुरु बलवान है। राहु कमजोर है, बलवान के राहु कमजोर है। चंद्रमा 29 डिग्री में साधारण तौर पर कमजोर हो गया, मृत अवस्था में हो गया, जाने वाला हो गया, कैसा समझो, बाल समझो, मतलब कमजोर हो गया। और लग्नेश भी 7 डिग्री लेकर के विराजमान, उदय अंश से थोड़ा 10 अंश का प्रभावी तो है, लेकिन आप साधारण तौर पर यह समझिए, अब चंद्रमा कमजोर हो गया, शनि भी कमजोर हो गया, और ये शनि शुक्र ये बलवान स्थिति में, बुध भी कमजोर हो गया। आप ऐसा मान सोचिए, क्योंकि दरअसल डिग्रियों के आधार पर फल मिलता है। वृषभ लगन वाला कोई भी हो, कन्या हो या पुरुष जातक हो, इनका शरीर मजबूत होता है, वो पुरुषार्थ करने वाले होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, व्यक्तित्व इनका चुंबकीय होता है, और बरबस लोग इनकी तरफ चले आते हैं। ये किसी भी कार्य को जब करते हैं तो उसको योजनाबद्ध कार्य करते हैं। अगर भूलवश फिर भी कोई गलती हो जाए तो पछतावा भी उनका रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने, खाली बैठने का इनको पसंद नहीं होता। मीन राशि में लग्नेश शुक्र मीन राशि में उच्च राशि में है, तीसरे भाव में लग्नेश उच्च राशि में है, मीन की राशि में है। अभी पारिजात योग यहीं पर ही बन जाता है। मीन राशि के स्वामी गुरु है और गुरु उच्च राशि में है। पारिजात योग की यही परिभाषा है कि लग्नेश जिस राशि में हो उसका स्वामी उच्च राशि में, स्वयं राशि में हो। तो लग्नेश मीन राशि में है, भाव कोई भी होने दो, शुक्र उच्च राशि में है, मीन राशि में है, उच्च का मतलब नहीं है, उच्च का अलग है, और गुरु मीन राशि का स्वामी उच्च राशि में है, पारिजात योग बन गया। उससे आगे और सोने पे सुहागा है कि गुरु इसको देख भी रहा है। और जब मीन राशि में शुक्र और गुरु देख रहा हो और एकादश भाव का स्वामी हो, एकादश भाव से सारी उसकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, धन और वैभव की कमी नहीं होगी, ऐसा जातक तेजस्वी होगा, दुनिया भर का पैसा का ढेर लग जाएगा। ये योग बन गया, क्यों? आमदनी के भाव का स्वामी है और गुरु स्वामी है, तो उन्नति शिखर पर पहुंच जाएगी। पारिजात योग ये बन गया, परंतु धीरे धीरे होगा। मध्य आयु के बाद होने पर ऐसा जातक अच्छा धनमान प्राप्त करेगा, और गुरु देख रहा है, सोने पर सुहागा हो गया। जबकि
पारिजात व्याख्या में देखने की जरूरी नहीं बताई है, लेकिन यहां पर गुरु देख भी रहा है तो अपने आप में हो गया। अब निरप्रयोग की बात कर ले, शुक्र भी उच्च राशि में, सूर्य भी उच्च राशि में, गुरु भी उच्च राशि में, मंगल भी उच्च राशि में, 4 लोग उच्च राशि में हो गए तो व्याख्या के अनुसार निरप्रयोग बन गया, लेकिन प्रभावी उतना नहीं है। क्यों नहीं है? चलो मैं इस बात को यही कह दूं कि पूरे केंद्र तो खाली हैं और ये इस खेत समझो या तालाब समझो, चारों तरफ घूम रहे हैं, पूरा केंद्र खाली है। ज्योतिष में यह भी योग है कि पूरा केंद्र खाली हो तो दरिद्र योग बनता है। इंद्र के घर में पैदा हुआ भी बच्चा दरिद्र बन जाता है, पूरे केंद्र खाली है, ये 4 केंद्र खाली है। क्योंकि हम एक तरफ, मैं यहीं पर बात को पूरा कर दूं, निरप्रयोग की बात आ गई तो, कि केंद्र त्रिकोण है, लक्ष्मी नारायण का स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है पंचम भाव और नवम भाव मुख्यमंत्री और मंत्री हैं। तो कहीं ऐसी दिखाई मुझे बात नहीं दे रही कि कहीं सुबह सो, यहां पर नवम भाव में उच्च का मंगल तो है, वो द्वादश भाव का स्वामी उसका मंगल है, खर्च का भाव का स्वामी उसका मंगल है, तो खर्च खूब करेगा, विदेश योग भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। तो ये पारिजात, ये निर्वयोग बन रहा है, लेकिन तालाब ये गहरा समंदर है, ज्ञान का समंदर है, 12 भाव, इसके अंदर कोई डुबकी लगाया नहीं, किनारे पर ही खड़ा रहा, मेहनत किया नहीं, तो कैसे निर्भ बनेगा? क्योंकि चारों तरफ हो गए, केंद्र त्रिकोण का कोई योग नहीं बना, योग नहीं बना, इसलिए निरप्रयोग कम पड़ गया। आगे व्याख्या कर दे, फिर और देखेंगे। सूर्य की बात करें, सूर्य पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया। कठोर परिश्रम करने वाला, मूल्य उसको कम मिलता है, आर्थिक अभाव रहता है क्यों खर्चा पूरा कर देता है, और घरेलू सुख का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, उसका होने से क्या फायदा हो गया कि उसको घरेलू सुख मिलते नहीं, महत्वाकांक्षी तो होता है परंतु सफलता मिलती नहीं। सूर्य को मंगल देख रहा है, बलवान होगा, साहसी होगा, तेजस्वी होगा, उसको तो कोई कमी नहीं कि तेजस्वी तो होगा, मंगल अपनी राशि में सूर्य देख रहा है, अच्छी बात होगी। अब बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी और नवम भाव में है, धर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी, भाई बहन का सुख मिलेगा, हिम्मत वाला होगा, प्रसन्नता का हमेशा प्रसन्न रहने वाला होगा, भाग का साथ मिलेगा। अब चंद्रमा से हम कह देते हैं, वो मैंने इसमें नहीं लिखा, अब केंद्र में गुरु हो तो गजकेसरी योग बनता है, बिल्कुल बनता है। प्रासर जी ने कहा है चंद्रमा से अगर केंद्र में गुरु हो तो गजकेसरी योग मिलता है, लेकिन शर्त यह भी है कि उसको कोई शुभ ग्रह देखने वाला चाहिए, तभी पूर्ण होता है। और गुरु कौन से भावों का स्वामी है, उसकी महत्व, उसका फल उन भावों के स्वामी के होता है। गुरु तो अष्टम भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है, अकारक है। गुरु चंद्रमा दोनों अकारक हैं वृषभ लगन के लिए, तो कहां से देगा? दूसरा, चंद्रमा के 29 डिग्री है, गुरु के 14 डिग्री है, 15 डिग्री का फर्क है, दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं है, देखना चाहिए। अगर चंद्रमा की भी इसके बराबर डिग्री होती, अफेक्टिव डिग्री होती, तो यह कहा जा सकता है चंद्रमा गुरु को देख रहा तो गजकेसरी योग हो जाता है। गजकेसरी योग भी होने के बाद भी बुझ गया, भंग हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात करें मंगल की। मंगल द्वादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और नवम भाव में है। छोटी आयु में से ही जन्म स्थान से दूर चला जाएगा, विदेश का योग बन जाता है, खर्चा अधिक करेगा। द्वादश भाव का स्वामी अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी उच्च का है तो खर्च अधिक करेगा, पैसा आएगा तब तो खर्च होगा, तो बहुत ही खर्च करने वाला होगा, और छोटी आयु में ऐसा चला जाएगा खर्चा। मातृभूमि मकान से सुख में कमी होगी। मंगल सप्तमेश है, मंगल खास चीज है, सप्तमेश है और नवम भाव में, और मंगल राहु से पीड़ित है। मंगल राहु से पीड़ित है, नवम भाव भी पीड़ित है और मंगल भी पीड़ित है, राहु से पीड़ित है। यहां पर सबसे अशुभ प्रभाव मिल गया। कई कार्य एक साथ करने की इच्छा तो होती है परंतु किसी में सफलता नहीं, और हर समय भोग की लालसा रहती है। क्यों? मंगल सप्तमेश है, उसका भोग विलास की तरफ झुकान अधिक होता है, और मंगल राहु से पीड़ित है, तो ऐसा जातक अपना चरित्र कमजोर कर सकता है। यह बहुत बुरी
आदत वाली बात आ जाती है, तो संभल कर रहना चाहिए। जब मालूम पड़ जाता है कि मेरी कुंडली ऐसी है तो दिक्कत आ सकती है, तो उसमें रहना चाहिए, उसका कमजोर चरित्र हो सकता है। अब बात करते बुध की। बुध दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश में चला गया। खर्च अधिक, धन के विषय में खर्चा, मित्रों से धोखा, खर्च हो जाएगा, कुटुंब के सुख में कमी, सहयोग नहीं, संतान सुख की कमी होगी, झगड़ालू होगा और लोगों का विश्वास पात नहीं करेगा। लोग ऐसे आदमी के ऊपर, लड़का और लड़की को विश्वास नहीं करेंगे बुध के यहां जाने से। वो एक अलग बात है। बुधादित्य योग सूर्य का बन रहा है द्वादश भाव में, वो भी एक अच्छा योग है, बुद्धि शिक्षा देगा। लेकिन अकेली शिक्षा से हमको क्या करना, और भी सारी चीजें चाहिए। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों वृषभ लगन के लिए अकारक है, एकादश भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि है और तृतीय भाव में है। उच्च का तो है, पराक्रम होगा, लेकिन शक्ति भी अच्छी हो सकती है। कमाने के लिए परिश्रम उसको अधिक करना पड़ेगा, श्रम के अनुपात में सफलता उतनी कम नहीं मिलती। क्यों? अष्टमेश आ गया और हीन भावता आ जाती है, मतलब परिश्रम अधिक करेगा। एकादश भाव को देख रहा है, शुक्र को देख रहा है, हीन भावता आ जाएगी, परिश्रम के अनुपात में उसको श्रम का मूल्य नहीं मिलेगा, यानी आमदनी नहीं मिलेगी। और गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर है, गुरु अष्टमेश है, यहां पर पंचम दृष्टि है, तो विवाह में परेशानी आएगी, विवाह सुख में दिक्कत आएगी। और कन्या के लिए गुरु विवाह का कारक भी है। आगे देखते हैं वृषाई, यहां पर नीच दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, वो तो ठीक है, मंगल यहां पर है तो भाव की हानि नहीं कर रहा, लेकिन गुरु की तरफ से तो हानि हो रही है। और नवम दृष्टि से आमदनी अच्छी हो रही है, पराक्रम से आमदनी तो कमा रहा है, लेकिन अधिक परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? अष्टमेश है, इसलिए कम फल मिलता है। बात करें शनि की। दर्शकों वृषभ लगन में सबसे योग कारक शनि और सूर्य है। शनि दसम भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी, तो केंद्र का स्वामी है, इसको योग कारक कहा जाएगा। और बुध और उसको तटस्थ कह सकते हैं हम, बुध और शुक्र को तटस्थ कह सकते हैं, क्यों? शुक्र लगन में लिए छठे भाव का समय, शुक्र तो रोग भी देगा। आगे देखते हैं कहां का रोग देगा। तो वृषभ लगन के लिए शनि सबसे प्रबल कारक ग्रह, नवम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी और प्रतिष्ठा दसम भाव ही दिलाने वाला है। दसम भाव पर कोई शुभ प्रभाव नहीं, और दसम और नवम भाव का स्वामी 1 डिग्री 31 मिनट लेकर के द्वितीय भाव में बैठ गया, परेशानी आ गई। क्योंकि कुछ नहीं है, लगन के उदय अंश है 17 डिग्री 50, बेशक ये विषय में है, ये समय उसका चक्कर छोड़ दो, लेकिन कमजोर है, कमजोर हो गया। जब बच्चा पैदा हुआ उस टाइम पर की जो प्रकाशमान किरणें थी 17 डिग्री 50 मिनट की, तो शनि तो उससे पहले यहां से जा चुका, दूर हो गया, मतलब 16 डिग्री का फर्क आ गया, प्रभावहीन हो गया। जब भाग्य का समय प्रभावहीन हो गया, दसम भाव का समय प्रभावहीन हो गया, तो कहां से शुभ फल मिलेगा भाई? प्रतिष्ठा कहां से मिलेगी? नहीं मिलेगी। किस तरह की प्रतिष्ठा मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। कुटुंब में थोड़ी सी परेशानी आएगी, कुटुंब में परेशानी आ सकती है। तीसरी दृष्टि से घरेलू सुखों में कमी होगी, सप्तम दृष्टि से कष्टों का वातावरण बनेगा, और दसम दृष्टि से यहां पर आमदनी के भाव में विशेष फल देगा, क्योंकि भाग्य भाव का साम्य, कर्म भाव का साम्य, कर्म परिश्रम का। और शनि जो भी कार्य देता है दर्शकों, वो परिश्रम करा के देता है, परिश्रम से देगा, बिना परिश्रम से पैसा नहीं, और पैसे और परिश्रम के अनुपात में पैसा कम मिलेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु का खास देखिए दर्शकों, राहु लगन में है और वृषभ राशि में लगन में है, सुंदरता में कुछ ना कुछ कमी का कारण बन सकता है। मानसिक रूप से परेशानी होगी, इनकी नीयत ऐसी बन गई, मानसिक तनाव इनको झेलना ही झेलना है। राहु की पंचम दृष्टि यहां पर है, शिक्षा में तो अच्छा देगा, शिक्षा बुद्धि तेज होगी, क्यों? कन्या राशि है, लेकिन संतान के लिए राहु नहीं देगा, संतान में समस्या आ गई। सप्तम भाव में जीवन साथी के भाव को देख रहा है,
जीवन साथी के विषय में प्रॉब्लम आ गई, स्वार्थ साधन में सफलता होगी, स्वार्थ साधन में सफलता होगी और बुद्धि तो होगी लेकिन संतान में होगी। ऐसे जातक को मूर्छा आने का योग भी हो सकता है। आपने देखा होगा जैसे मूर्छा आ जाते हैं, बेहोश आ जाते हैं, मिर्गी भी एक ऐसी किस्म का है, मूर्छा आने वाले का रोग हो सकता है। ऐसा जातक को मूर्छा का भी भाव हो सकता है और भाग्य में अवरोध आएंगे। और मंगल को पीट रहा है और मंगल सप्तमेश है, मंगल सप्तमेश है, तो ये चरित्र से संबंधित परेशानी आ गई, दाम्पत्य जीवन सुख नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु तो सप्तम भाव में है, जीवन साथी के पक्ष में कष्ट होगा, दैनिक व्यवसाय में परेशानी आएगी। पंचम दृष्टि से शुक्र को पीड़ित कर रहा है, यहां पर शुक्र भी पीड़ित हो गया। जो आमदनी दे रहा था शुक्र लग्नेश है, लगन को भी पीड़ित कर रहा है, लगन लग्नेश को भी पीड़ित कर रहा है, दोनों को पीड़ित कर रहा है। और पराक्रम में गुरु को भी पीड़ित कर रहा है। अब देखिए केतु ने गुरु को भी पीड़ित कर दिया और शुक्र को भी पीड़ित कर दिया। 7 डिग्री 14 डिग्री 7 डिग्री में लगेगी, कुछ ना कुछ उसको गर्म हवा लगेगी, थोड़ा पीड़ित होगा। और राहु केतु का चांडाल योग बनेगा और शुक्र केतु का ये दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, लगन पर भारी प्रभाव होगा, केतु का भी प्रभाव है। ये समस्या बात हो गई। जब शुक्र पीड़ित हो गया लाभ में रुकावट होगी। जब शुक्र पीड़ित हो गया तो शुक्र भी तो निरुपयोग बना रहा है, ये भी विकेट डाउन हो गया। मंगल भी उच्च राशि में, राहु की 9वीं दृष्टि है, ये मंगल का भी विकेट डाउन हो गया। गुरु भी उच्च राशि में, ये भी विकेट डाउन हो गया। विकेट डाउन का मतलब इनके प्रभाव में कमी आ गई, एक सूर्य बच गया, ठीक है, लेकिन वो द्वादश भाव में हो गया, पंचम भाव का सुख की आशा नहीं। अब इधर को शुक्र छठे भाव का स्वामी है, उत्तराधा नक्षत्र में पीड़ित है और कन्या राशि में पूर्वपाधा नक्षत्र पीड़ित है। जब उत्तराधा नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा तो हाथ पैर उसके सुन्न भी हो सकते हैं, दांत, हृदय रोग, पेट में गैस बन सकती है। और पूर्वपाधा नक्षत्र अगर पीड़ित होगा तो कफ हृदय से संबंधित सारी बीमारियां भी होंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन चारों केंद्र खाली, दरिद्र योग हो गया। अब हम कुयोग की बात करते हैं, चारों केंद्र खाली, दरिद्र योग हो गया। मंगल पीड़ित, शुक्र पीड़ित, गुरु पीड़ित, काल सब योग हो गया। और पास योग, समस्त ग्रह 5 राशि में है, 1 2 3 4 5, पास योग हो गया। बंधन, अपकारी, अशुभ योग बन गया। राजा होते हुए बंधन हो गया, राजा नृप योग होते हुए पूरा फल नहीं मिला कि ये कुएं योग 7 योग मैंने बता दिए और 80 योग ये नृप योग है, पारिजात योग है। फल तो मिलेगा, किस तरह से फल मिलेगा? क्योंकि कुयोग योग ज्यादा है। केंद्र त्रिकोण, माता लक्ष्मी विष्णु भगवान है, कहीं भी मेल नहीं है। एक ये कर रहा है मंगल, यहां पर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आया, उच्च राशि में आ गया, इसका मेन यहां पर है, अकारक है। मंगल तटस्थ है क्योंकि अष्टम भाव का सप्तम भाव का साथ, लेकिन पीड़ित हो गया, वो भी चरित्र को नीचे डुबो रहा है, फायदा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने बताया मंगल का विकेट गया, शुक्र का विकेट गया, गुरु का विकेट गया, सूर्य का वाक्य। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा प्रभाव नहीं है भाई, जो राजा में भी तो दोष होता है। क्या सभी राजा चरित्र में होते हैं? क्या सभी क्या राजा बंधन नहीं होते? क्या राजा को बंधन का होता है? लेकिन ये योग अपने आप में है, जितने उन योगों की बलवंता रहेगी जातक को उसी के हिसाब से प्रभाव मिलेगा। जितने प्रभाव में कमी आएगी, पीड़ित होगा, अशुभ स्थान पर होगा और कारक ग्रह नहीं होगा, उतनी ही कमी होती चली जाएगी। वो किस तरह से निरुपयोग है, हमेशा देश काल परिस्थिति के आधार पर डालना होता है। बच्चा जहां पैदा होता है, एक यही योग लेकर के ऊंचे खानदान में हुआ है तो अच्छा सम्मान मिलेगा, नीचे खानदान में हुआ है तो कम सम्मान मिलेगा, क्योंकि देश काल परिस्थिति ग्रहों के हिसाब से प्रभाव डालती है। दूसरा, मैं आपको एक मोटे तौर पर समझा दूं, ये निरुपयोग है, राजा तो बनेगा। किस तरह से एग्जाम्पल दूं, किस तरह से उदाहरण दूं? आजकल एक राजनीति का जमाना अधिक है, हम उसी से समझ लेते हैं। एक जातक विधायक बन जाता है, एक जातक सांसद बन जाता है, एमएलए और एमपी बन जाता है। जो
रूलिंग पार्टी वाला है, और जिसके ग्रह अच्छे योग हैं वो तो सांसद प्रधानमंत्री बन जाएगा, थोड़े से कम है तो कैबिनेट स्तर का मंत्री बन जाएगा, और नहीं है तो सिर्फ हाथ उठाने वालों में बन जाएगा। और दूसरे भी ऐसे भी सांसद हैं जो कि रूलिंग पार्टी में नहीं है, अपोजिशन वाले होते हैं, तो वो बन तो जाएंगे लेकिन राजा नहीं बनेंगे, वो इसी तरह से बनेंगे। लंबरदारी तो हाथ में मिलेगी लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होगा। फिर भी सामान्य से जीवन सतर जाएगा, योग अपना प्रभाव तो देगा, लेकिन ये भी तो पैर खींचेंगे, उसी हिसाब से कम घटे देगा। तो दोनों सारे योग अपने हिसाब से करेंगे। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कोई भी जातक हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, अच्छी शिक्षा, अच्छी संतान, अच्छा व्यवसाय, अच्छा घरवास होना चाहिए। तो यहां पर शिक्षा तो योग दिखाई दे रही है, तो लग्नेश खुद नीच राशि देख रहा है, राहु भी देख रहा है, शिक्षा और संतान में थोड़ी सी परेशानी तो आ गई, और बुध यहां चला गया, चली गई। सप्तम भाव का समय मंगल पीड़ित हो गया, सप्तम भाव में केतु राहु का प्रभाव और गुरु का भी अशुभ प्रभाव है, अष्टमे से, और कन्या लगन के विवाह का कारक है, विवाह में देरी भी होगी, दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी। तो दर्शकों, ये योग है, उन योगों का अगर हम हिसाब लगाए, ऐसे ही मैं बोल दूं कि इसका है ताता बन जाए कि ये मिलेगा यो मिलेगा, नहीं, अध्ययन करने के बाद निचोड़ मिलेगा क्या अब देख लो, सब तो खाली है, केंद्र त्रिकोण खाली है, ये मंत्री मुख्यमंत्री सब तो ऐसे ही चले गए, विष्णु जी और लक्ष्मी जी का कहीं मिलन नहीं। योग केंद्र त्रिकोण, अगर यही यहां पर सूर्य यहां पर होता, मेष लगन होता, तो मंगल यहां पर दसम भाव में उच्च का चला जाता, तो सही में राजा बन जाता। तो मेष लगन में उच्च का सूर्य हो और दसम भाव में मंगल उच्च का आ जाता, कितना अच्छा योग बन जाता। और फिर भाग्य भाव में नवम धनुराशि आती और भाग्येश उस मंगल को देखता। तो आप विचार कर देखिए क्या कि थोड़ी देर के बाद, अगर 1 घंटे के बाद इस जातक का जन्म हुआ होगा या और भी किसी जातक का जन्म हुआ होगा, वृषभ लगन की जगह 1 घंटे पहले, बाद में नहीं, 1 घंटे पहले अगर जिसका मेष लगन आया होगा और ब्रह्मांड में ऐसी उच्च ग्रहों की स्थिति बन रही है, तो 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले मेष लगन आएगा, तो देखिए लग्नेश उच्च का हो जाएगा, सम्मान मिलेगा, और उसको भाग्य का स्वामी गुरु बनेगा, दृष्टि से देखेगा, वल्ले वल्ले हो जाएगी। तो ये मिलता है, अपने कर्म का फल मिलता है। अगर यही जातक क्या 1 घंटे पहले पैदा हुई होती या 1-1.5 घंटे या मेष लगन में पैदा हुई होती, तो अवश्य ही राजा बनती, आईएएस आईपीएस कहीं नहीं गया था। और अब सिर्फ मजदूरी वालों की लंबरदारी, सफेद कपड़ा पहन के घूम लो, कोई पूछेगा नहीं, कोई सम्मान नहीं, थोड़ा सा फायदा देगा, जैसा चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसा ही फायदा देगा। मैंने बहुत महत्वपूर्ण योग की व्याख्या आपको बताई, उसका योग बताया, उसका प्रभाव क्या होना चाहिए और कुंडली में क्यों नहीं मिला, ये भी मैंने बताया। मिलेगा प्रभाव तो सभी ग्रहों का मिलेगा, लेकिन उतना नहीं। अगर थोड़ा सा यही जातक 1 घंटे पहले पैदा हुई होती तो सम्मान की ताते लग जाती। तो यही फर्क है अपने कर्म का। भगवान के पास ऐसा कंप्यूटर है, अपने कर्मों के हिसाब से पैदा करता है क्या मिलना है। और इससे अच्छे जो 1 घंटे पहले वो पैदा हुए होंगे, जो मेष लगन में पैदा हुए होंगे, लो लग्नेश उच्च का हो जाएगा, सम्मान की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तो ऐसे जातकों को सम्मान भरपूर मिलता है, और कर्म के आधार पर खेत के चारों तरफ, यानी जिसको बोलते हैं कि डोला समझो नाका समझो कुछ हो, अंदर जब तक नहीं जाएगा, अंदर जब तक परेशानी नहीं होगी, अंदर जब तक गूढ़ ज्ञान नहीं निकालेगा, तो ज्ञान। मेरी बात समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई ज्यादा समझना चाहता है तो मेरा वीडियो हमेशा नंबर है, आपको समझाना मेरा फर्ज, आप बात कर सकता है। लेकिन योग तो है, लेकिन उतने प्रभावी नहीं हो रहे हैं, कारक ग्रह के हिसाब से, पीड़िता के हिसाब से। मैंने एक कन्या जातक की कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया। उपाय की बात करें, पित्त दोष निवारण करें और कालसर्प दोष निवारण करें, मंगल केतु की मंगल राहु की शांति निकाल के अंगारक वो हो गया, केतु से सूर्य पीड़ित है, गुरु पीड़ित है, इनकी शांति करने के बाद अगर कन्या है तो कुंभ विवाह करे और लड़का है तो अर्क विवाह करे, जीवन सफल होगा। राजा नहीं बनोगे, लेकिन सफेद कपड़े पहन करके आराम से जीवन तो व्यतीत हो जाएगा। धन की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं है, अच्छा धन मिलेगा, जैसे भी होने दो, ग्रह अपना प्रभाव जरूर देगा।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों फिर मैं कहता हूं आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आपके सुझाव मेरे प्रोत्साहन देते हैं, मेरी ज्ञान की वृद्धि करते हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक मूल्य बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। मैं हमेशा बोलता हूं विश्व ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदे है। यहाँ पर काल सदोष पिदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योति कन्या भाव के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क से बेहतर जरूरत है फायदा उठाने की। विश्व ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है, ये तो एक टेलर है, इसके बाद नवास वर्क कुंडली से भी करके पूरा निचोड़ देता है, जरूरत है संपर्क करने की। मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।